बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पिक्स T20 स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, 2 साल कबल जो यूएसए ने हमें शिकस्त दी थी उसका बदला ले लिया गया है और कल रात 6:30 बजे मैच खेला गया। पाकिस्तान ने जनाब 190 रन बनाए पहले खेलते हुए विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और जवाब में 158 रन पर जो है वो यूएसए की जो टीम है वो अपने 20 ओवर मुकम्मल करके, और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन जो हमारे 9 खिलाड़ी आउट हुए, इस पर भी अब बात होनी बड़ी ज़रूरी है कि हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें 3-4 इनिंग्स अच्छी लगी, जिसमें साइम अयूब ने 19 रन की इनिंग्स खेली, 73 रन की साहिबजादा फरहान इनिंग्स खेल गए। उसके बाद जनाब 46 रन की बाबर आजम ने इनिंग्स खेली, और शायद यही वजह थी कि बाबर आजम को इस स्क्वाड में रखा गया। श्रीलंकन कंडीशंस में इनको यूटिलाइज करा था। 46 रन ऑन 32 बॉल्स। उसके बाद 30 रन की शादाब खान ने इनिंग्स खेली। अदरवाइज सलमान अली आगा 1 हैं, नवाज 5 हैं, फ़हीम अशरफ 1 हैं, उस्मान खान 0, शाहीन शाह अफरीदी 9 और अबरार अहमद 0। ये कुछ बाकी स्कोर कार्ड हमारे सामने है। थोड़ी सी बॉलिंग पर भी हम बात करेंगे, जिस तरह की सूरत हाल कल इख्तियार किए रखी। स्पेसिफिकली शाहीन शाह अफरीदी द प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हमारे हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स में 42 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है, और ये खासा कंसर्न अब दिखाई दे रहा है और बहुत सी बातें इस पर की गई और एवरीबडी वो सेइंग कि शाहीन शाह अफरीदी ही क्यों, अब बाकी हमने सलमान मिर्ज़ा को बाहर बैठा दिया, नसीम शाह जो है वो बाहर बैठे हुए, तो क्यों ना ट्राई कर लिया जाता। बहरहाल इस पर फर्दर भी आगे बात करते हैं। लेकिन दूसरा, आज जो मैच एक खेला गया, अभी भी आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो मैच खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और मेरा ख्याल ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक ही मैच में 2 सुपर ओवर खेले गए हों। पहले टोटल जो था वो बराबर हुआ, टाई हुआ, उसके बाद एक सुपर ओवर वो टाई हो गया, उसके बाद दूसरा सुपर ओवर जो कि टाई होने के करीब था, लेकिन जो है वो साउथ अफ्रीका ने ये जीतने में कामयाब हो गए। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमने मुतालबात अपने रखे थे और उसको मान लिया ICC ने, BCCI ने, और इस पर भारतीय मीडिया जो है ना वो सफ़े मातम बिछी हुई है। वो कह रहा है कि ऐसा क्यों, पाकिस्तान को अपर हैंड क्यों दिया गया। ये सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब, और साथ ही साथ सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, कल के मैच से बात करते हैं जनाब। हमने 190 रन बना लिए, 9 खिलाड़ी हमारे आउट हुए, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। पहली बात तो ये कि उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत की। पहले आप आए, जितना कर सकते कर लें, हम कर लेंगे क्योंकि हमारा पहले का एक्सपीरियंस रह चुका है। ये उनको उल्टी पड़ गई। ओपनिंग अच्छी, 19 रन, 73 रन, लेकिन फिर एकदम से हमने देखा कि अगर बाबर की वो 46 रन की इनिंग्स वहां पर ना होती तो खासी मुश्किल हो सकती थी एक मतलब। फिर देखें, पाकिस्तान के कल की अगर हम मैच की बात करें तो जाहिर है कि इसमें जो कल हमने जो बात की थी डिबेटेबल प्लेयर्स के ऊपर, उनमें हमने 3 नाम लिए थे। उसमें बाबर आजम का नाम भी था, शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी था, और कहीं ना कहीं उस्मान खान की टीम के अंदर मौजूदगी के ऊपर भी यकीनन जो है वो बात हो रही है। पाकिस्तान को जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करवाई अमेरिका ने, वो पाकिस्तान के लिए एक गुड ओमन साबित हुआ, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वो फैसला साबित हुआ जो पाकिस्तान के हक में गया, और पाकिस्तान के ओपनर ने जो है वो अच्छा आगाज़ फराहम किया। देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि टॉप 3 का परफॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर तभी तवाज़ुन कायम रह पाएगा, ये तभी परफॉर्म कर पाएगा जब इनमें से टॉप 3 परफॉर्म करेंगे। और उन टॉप 3 के अंदर से साहिबजादा फरहान ने एक बड़ी इनिंग्स खेली, साइम अयूब एक बड़ी इनिंग की जानिब जा रहे थे, लेकिन अगेन वही साइम अयूब की जो जिसे मैं कहूँगा कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद इतनी इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप इतना पुअर शॉट सेलेक्ट करके आउट हो जाएं। जब आप एक अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, एक अच्छी निक में जा रहे हैं, एक अच्छी इनिंग आपकी डेवलप हो रही है, तो फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और खासतौर पर उस कंडीशन में दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ बैट्समैन जो है वो उसकी हिट लग रही है, तो फिर बस उसके साथ खेलते जाएं, उसके साथ लंबा कर रहे हैं उस इनिंग्स को। जब पावर प्ले बिल्कुल ठीक जा रहा था तो इस तरह का शॉट नहीं मारना चाहिए था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। साइम जो है वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के आउट हो जाते हैं। उस मौके के ऊपर जब वो इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करें तो पाकिस्तान बड़े रन की जानिब जा सकता है। उसके बाद हमने ये देखा कि फिर सलमान अली आगा है, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि पावर प्ले का प्रेशर भी था, दायरा है, पावर प्ले के अंदर रन भी करने थे, और उस मोमेंटम को भी बरकरार रखना था जो साहिबजादा फरहान और साइम ने सेट किया, तो उसमें उनके विकेट चली गई। उसके बाद बहुत अच्छी बारी ली साइम अयूब के साथ बाबर आजम ने, और उन्होंने स्टार्ट जो गो के उन्हें स्लो किया था, लेकिन 32 गेंदों में 40 रन वो बनाने में कामयाब हुए, जिससे पाकिस्तान की टीम जो है वो एक अच्छा मजमूआ हासिल करने में, एक अच्छा स्कोर हासिल करने में कामयाब हुई। और T20 में आमतौर पर ऐसा होता है कि आखिर के ओवर में जब आप हिटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो फिर जाहिर है कि 4-5-6 प्लेयर उसमें आउट भी हो जाया करते हैं कभी कभी, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आ चुका था। बाबर आजम पे मैं वैसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। बाबर आजम क्या शॉट मारते हुए जो आउट हुए, जिस तरह से उन्होंने किया है, 46 रन कर चुके थे, सुनहरी मौका था वर्ल्ड कप में पहली 50 करने का इस वर्ल्ड कप में,
तो आखिर क्यों? हमने पिछले मैच में भी देखा बाबर आजम का वो डिपार्टमेंट ही नहीं है जिस डिपार्टमेंट में वो एंट्री देने की कोशिश कर रहे थे, ये एंट्री करवाई जा रही थी। पिछले मैच में भी हमने देखा जिस तरह से आउट हुए, और कल फिर ऐसे ही हमने देखें, अगर वो यहाँ पर 4 सिंगलें करके 36 के अंदर 50 करते तो फिर आपने कहना था कि बहुत स्लो हो गया पाकिस्तान, जो है वो बाबर आजम की वजह से 200 स्कोर नहीं कर पाया, स्ट्राइक रेट का इशू हो गया। तो ये हर तरह के मामला जो है वो चलते रहते हैं। बात यह है कि बाबर आजम की एक शॉट आपको याद होगी, जब साउथ अफ्रीका की टीम भागी थी, तो पहले T20 में जिसमें पाकिस्तान ने पिंक शर्ट पहनकर वो मैच खेला था, रावलपिंडी का मैच था, उसमें बाबर आजम ने जो शॉट मारी थी, मेरा ख्याल है कि बाबर ने पूरे कैरियर में वो शॉट नहीं मारी। और कल भी जिस तरह बाबर आउट हुआ है, ये उसी इंटेंट वाली डिबेट का नतीजा है जो हमारे क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर आई है। अब अगर बाबर आजम यहाँ पर 4 सिंगलें लेकर 50 कर लेते और दूसरे एंड से स्कोर बनते रहते, तो भी बाद में ये एनालिसिस होना था कि इनका स्ट्राइक रेट चूंकि कम था, जिसकी वजह से पाकिस्तान 200 रन नहीं कर पाया। हालांकि टीम में लाते वक्त बाबर आजम का यही रोल बताया गया था कि वो विकेट पर स्टे करेंगे और उनके अराउंड बाकी जो प्लेयर हैं वो आकर परफॉर्म करेंगे। लेकिन बाबर को इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंट शॉट्स इसलिए मारनी पड़ती हैं कि ये जो आउटसाइड नॉइज होता है जो क्रिएट किया जाता है, वो प्लेयर के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर तो बन रहा होता है ना। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें बाबर आजम के बारे में सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि उनके ख्याल में बाबर को बहुत ज्यादा डिस्कस करने से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, उनके ऊपर ये जो आउटसाइड नॉइज है। क्योंकि बाबर आजम की हिस्ट्री भी हमें ये बताती है कि वो मेंटली खुद इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं कि वो इसको कैटर कर। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम की चूंकि बात होती है, टीम भी बड़ी नोटी है मेरी, उन्होंने फौरी तौर पर अहमद कुरैशी को जो है वो लाइन पर ले लिया है, और बाबर का जिक्र हो, अहमद कुरैशी वहां पर। अहमद साहब क्या कहेंगे, कल 32 पे 46 कर दिया, कुछ सेटिस्फाई है? मेरा ख्याल उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपनी पोजीशन को और अपनी स्क्वाड में इंक्लूजन को, प्लेइंग 11 की इंक्लूजन को, या अभी भी कोई ना कोई लूप होल छोड़ गए हैं जिस पर अहमद कुरैशी बात करेंगे? नहीं, बाबर का जिक्र हो और अहमद कुरैशी बात करें, बाबर कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड है कि कंपलसरी है मेरा बात करना? आप लोगों ने पता नहीं इसको क्या रंग दिया हुआ है। देखें, बाबर अगर परफॉर्म करता है तो कौन तनकीद करेगा? बाबर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली तनकीद होगी। जो बाबर का वे ऑफ प्लेइंग है पिछले काफी अरसे से, वो हम सबके सामने, और अनफॉर्चुनेटली बाबर जिस तरह से टुक टुक वाली अप्रोच से यूजुअली खेलते हैं, ऐसे लगता है कि वो टीम पे एक बर्डन बनते जा रहे हैं। खैर, अभी जो लास्ट उन्होंने इनिंग्स खेली, पहले तो एज यूजुअल वो अपने उसी डगर पे चल रहे थे जिस पे वो चलते हैं, और साहबजादा फरहान पे वो प्रेशर डल रहा था जिस तरह से नेदरलैंड के अगेंस्ट डल रहा था, लेकिन समहाउ बाबर मैनेज टू प्ले एग्रेसिवली। और आई थिंक के शॉट्स लगाएंगे तो लगेंगी, लेकिन अगर आप एक शेल में रहेंगे, अपने आप को आप बिल्कुल बाउंड कर लेंगे टुक टुक वाली अप्रोच से, तो तब आप उस शेल में से नहीं निकल सकते। तो आई थिंक कि हम में से किसी का भी कोई ना तो पर्सनल ग्रेज है ना कोई ऐसी बात है, हम सब चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करे, लेकिन जब बाबर कंसिस्टेंटली उस तरह से परफॉर्म नहीं करता जिस तरह से उसको करना चाहिए, तो फिर जाहिर है बात होती है, और आउटसाइड नॉइस आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है जब आपके बैट से रन्स होते हैं, और वो रन्स जो आपकी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आई थिंक एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज विनिंग, आइदर साहबजादा फरहान इज स्कोरिंग, बाबर आजम इज स्कोरिंग, आई थिंक वी ऑल आर हैप्पी, और आई होप कि ये जो तसलसल है बाबर आजम की बैटिंग का, ये कंटिन्यू रहे। बिल्कुल ठीक है, जरा कंफर्म कर दिएगा, आप साहब हमारे साथ ही हैं। अच्छा, आप साहब अस्सलाम वालेकुम। आप सब बाबर आजम की कल की इनिंग्स को डिस्कस, बाबर आजम की इनिंग्स को डिस्कस हम कर रहे हैं कि कल उन्होंने 32 पे 46 रन बनाया। आप समझते हैं कि यही वो रोल था जिस रोल को उन्होंने अदा करना था, और उनकी इंक्लूजन हुई प्लेइंग 11 में, और ही डिड हिज बेस्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है इस टीम में, और जो कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनसे तवक्को करती है, वो तो यही है। कल के मैच की हद तक तो ठीक है, अब इस पे जो उनका काम था वो उन्होंने निभाया, और उस जगह तक ले गए हैं पाकिस्तान को कि जहां पर फिर बॉलर्स के पास उतना मार्जिन था कि वो यूएसए के खिलाफ उनकी विकेटें हासिल कर सके। कल के मैच की हद तक तो उनकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान की कितनी सितम ज़रीफी है हमारी क्रिकेट के लिए कि 6 जून 2024 में यही बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे थे, 43 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए थे। आज हम जब बात कर रहे हैं कल के दिन के इस मैच को, जो कि 10 फरवरी 2026 को खेला गया है, बाबर आजम बजाय इसके कि वो 2024 से 2026 में बेहतर बैट्समैन होते, आज भी उनकी सिलेक्शन और उनकी खेलने का अंदाज ज़ेर बहस है।
तो 2 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और हम बजाय इसके कि 2 साल पहले जहाँ पर थे उससे भी नीचे आ गए। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। वो वहां पर ओपन कर रहे थे, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और अब पता नहीं है अगले मैच में उनका नंबर कौन सा होगा। जैसे उस्मान खान 7वें 8वें पे आए हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कल के मैच में भी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस ठीक आप कह सकते हैं उसको, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम बड़े अच्छे 5-6 स्पिनर्स के साथ थे, अगर स्पिन बॉलिंग का हवाले से बात करते हैं, तो यूएस ने पाकिस्तान के खिलाफ ओवर्स खेल लिए हैं पूरे। तो अगर कोई एक आध ओवर उनको अच्छा मिल जाता तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था। तो हम अगर 5-6 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं और कंपैरेटिवली बेटर हैं कंडीशन स्पिन बॉलिंग के लिए, तो पाकिस्तान को उनको ऑल आउट करना चाहिए था कम से कम। जी अहमद सईद साहब, अभी ये पोजीशन बाबर आजम वाले इशू पर मैं एक बात इसमें अगर ऐड कर दूं, तो आप देखें जो कल भी जो बाबर आजम ने स्वीप शॉट जो एक खेला गालिबन 40 या 42 के ऊपर जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो उस स्वीप शॉट को खेलते हुए भी वो कंफर्टेबल नहीं लगे। उनकी उस टेक्निक के अंदर वल्नरेबिलिटी पाई जाती थी। तो यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 साल का वक्फा भी गुजर गया, बल्कि उससे पहले भी आप इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, 5-6 साल हो गए हैं आपको क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी तक एक स्वीप शॉट को डेवलप करने में बाबर आजम कामयाब नहीं हुए। और जब तक स्वीप शॉट डेवलप नहीं होगी, कदमों का इस्तेमाल नहीं होगा, स्पिन को खेलना नहीं आएगा, और श्रीलंका में आप बाबर आजम को वहां लेकर गए हैं जहां स्पिन फ्रेंडली पिचेज पर मैचेस होने हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इस पर फर्दर बात करते हैं। जरा ये जो पोजीशन और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, मोहम्मद नवाज को बाबर आजम के बाद भेज दिया, शादाब को, फहीम अशरफ को और उस्मान खान को इतना नीचे जा खेला और वहां पर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये जो फौरी तौर पर हिला दी जाती है पोजीशंस, ये बहुत मैटर करती है और एक बैटर के लिए ये खासा मसला क्रिएट करती है कि जो जिस नंबर पर वो खेल रहा होता है उसको फौरी तौर पर ऑन गोइंग मैच में उस नंबर से हटा दिया जाए। ये मेंटली तौर पर कितना डिस्टर्ब करता होगा, इसको डिस्कस करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसको फर्दर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, जो गुज़िश्ता रात मैच खेला गया। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया और बाबर आजम ने 46 रन की इनिंग्स खेली। इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, अब ब्रेक पे जाने से बात हो रही थी कि जनाब मोहम्मद नवाज आ गए बाबर आजम के फ़ौरन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर, 6ठे पे शादाब आ गए, 7वें पे फ़हीम आ गए, 8वें नंबर पर चले गए जी उस्मान खान। फिर उस्मान खान का रोल क्या है? क्या फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी उसे ऊपर भेज देते, एंड पर देख लेते, अगर कोई एक आधा बॉल बचता है तो उस्मान को दे देते? कितना वैसे अहमद सईद साहब ये डिस्टर्ब करता होगा एक बैटर को कि उसका नंबर जब अचानक से तब्दील कर दिया जाए? चले एक तरफ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन आपने नवाज को ऊपर भेजा, शादाब को, फ़हीम को, फिर उस्मान खान तो एक प्रॉपर बैटर है, तो फिर इसको तो ज्यादती नहीं वैसे? देखें मेरा ख्याल है कि हम समटाइम जो है ना वो ओवर एनालाइज करने लग पड़ते हैं। हर चीज़ को जहन के ब्लैक या वाइट एरिया में देखना चाहिए, कुछ चीज़ें ग्रे एरिया में रहना चाहिए। पाकिस्तान मैच जीत गया है। मेरा ये ख्याल है कि साहबजादा फरहान और बाबर की पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी लंबी चली गई थी, और उसके बाद जो ओवर रह गए थे उसमें पाकिस्तान के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। तो वहां पर वो प्लेयर चूज करना था जिसकी हिट लग रही है इस वक्त, जिसको जाकर कम टाइम लगेगा पिच में। तो उस्मान खान को तो लगाया इसलिए था, वो स्पेशलिस्ट है। उस्मान खान जो है वो शायद अभी उतनी अच्छी निक में नहीं है जितनी अच्छी निक में नवाज हैं या शादाब खान है जो बाहर लेते आ रहे हैं। ये सवाल ये होना चाहिए कि उस्मान खान का अगर कोई रोल नहीं है तो फिर उनको टीम में क्यों रखा हुआ है? अगर यहाँ पर ख्वाजा नाफे होते तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा नाफे ही आते जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज को उस टाइम ऊपर भेजने वाला फैसला को बहुत गलत फैसला नहीं है, या इस फैसले से को बहुत ज्यादा उस्मान खान के असाब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो को इतनी मतलब इस तरह की इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली कि उस्मान खान ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए। तो मुझे ये लगता है कि वहां पर शादाब खान और मोहम्मद नवाज में से ही किसी को आना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों अच्छी निक में कंसिस्टेंटली रन करते हुए आ रहे हैं, और जब ओवर कम रह जाएं और ज्यादा हिट्स मारनी हो तो फिर हम इस तरह के ही प्लेयर्स T20 के में प्रमोट करते हैं जिनसे हमें तवक्को रखते हो कि वो कम वक्त में जाके हमें ज्यादा रन बनाकर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था। अलबत्ता ये बात जरूर डिस्कस होनी चाहिए कि उस्मान खान का टीम में रोल है क्या। उस्मान खान से तवक्को नहीं कर रहे कि वो उस मौके पर आकर हार्ड हिटिंग करके दें, लंबे रन बनाकर आपको दें, तो फिर वो टीम में क्यों है? क्या वो सिर्फ विकेट कीपिंग करने के लिए हैं? तो फिर आप शाहजादा फरहान से भी ये काम करवा सकते हैं, आप ख्वाजा नाफे से भी ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि उनके नामों के आगे आपने विकेट कीपर लिखकर साथ भेजा हुआ है। तो अगर आपने उनको टीम में रखा हुआ है और आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन भी मौजूद है, या उसकी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, बेहतर ना सही, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपके पास है, तो उसको आजमाने में क्या हर्ज है? जबकि सामने टीम भी यूएसए जैसी है, कोई ऐसी मतलब कोई बड़ा मैच भी अभी नहीं आया है। तो फिर अगर ऐसी टीम के साथ भी आपने इस तरह के प्लेयर्स को मौका नहीं देना, तो फिर मुझे लगता है कि आपने ज्यादती की है। इतने ज्यादा विकेट कीपर रख के आपको 2 विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए था, और आप किसी और ऑलराउंडर को, जिस तरह से एक्सेसिव ऑलराउंडर आप रख रहे हैं अपनी टीम के अंदर, किसी एक ऑलराउंडर को या किसी एक और फास्ट बॉलर को आप शामिल
कर लेते। ये लेकिन ये जो आपने ज्यादती की ना कि यूएसए जैसी टीम कह दी है, ये बड़ा लेकिन ये तो हमारा अलमिया है ना, ये तो हम अपने आप को उस लेवल के ऊपर, उस थ्रेशोल्ड के ऊपर लेकर आए हैं कि हम इस तरह की टीमों से हारना शुरू हो गए हैं। हम तो खैर यूएसए क्या, हम तो हर टीम से ये मैच मतलब फंसा भी देते हैं, हम कभी कभी दिल कहे तो हार भी जाते हैं उनसे, ये तो हमारा मसला है। लेकिन यूएसए की टीम अभी भी एसोसिएट टीम ही है ना, यूएसए की टीम अभी भी रैंकिंग में उस तरह से प्रमोट होकर कोई टॉप 8 में या टॉप 10 में तो नहीं ना आई। तो पाकिस्तान का लेवल जो है वो नीचे है, यूएसए का लेवल अपनी जगह मेंटेन है। अच्छा, अब जरा हाफ साहब की तरफ चलते फिर अहमद कुरैशी पे लेते हैं। हाफ साहब, ये जो नंबरिंग चेंज की है, और फिर सवाल हमारा यही था कि अगर उस्मान खान पर आपको इतना एतमाद नहीं है तो फिर ये टीम का हिस्सा क्यों है? ख्वाजा नाफे को जिस बेस पे आपने लिया, सुपर सिक्सेस भी, यानी कि वो छक्के लंबे मार लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में वो जो है वो स्ट्रेंथ हो जाएगी प्लेइंग 11 की, तो फिर ख्वाजा नाफे को क्यों नहीं ऐड करे? उस्मान खान पे एतमाद भी नहीं है, ख्वाजा नाफे को अंदर भी नहीं लाना, तो ये चल क्या रहा है फिर इनमें? उनकी सोच, चूंकि वो खिलाड़ियों के साथ बराह रास्त काम कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि उस्मान खान उनसे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं, तो वो इसलिए उनको खिला रहे हैं। ये अलग बहस है कि क्या उनको जिस नंबर पर वो खेलते हैं उस पर वो उतने ज्यादा मौसर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक तो उनका झुकाव उसकी तरफ ही है, उस्मान खान की तरफ। हाँ, जो उनके बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे होने वाली बात है, जिसका कल के मैच का हवाला है, तो चूंकि शादाब खान और नवाज की 6 हिटिंग एबिलिटी उनसे बेहतर है, इसलिए उनको वो प्रमोट कर देते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि उस्मान खान ज्यादा बेहतर खेलते हैं, और अगर आप अगेंस्ट यूएसए खेलते हुए भी आप अपने बेस्ट बैटर्स अपने उनके ऑर्डर नीचे चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक सोच तो आती है ना कि ये ऐसा क्यों है, कि क्या कोई लिमिटेशंस हैं बैटर्स के अंदर, और जिस वजह से कि वो अगेंस्ट यूएसए भी उनको मुश्किलात का सामना रहता है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जब आप अहम मैचेस में जाते हैं तो वहां पर ये जो बेहतर टीमें हैं वो आपको मौके इस तरह से नहीं देती हैं बार बार। और पाकिस्तान जो निस्बतन बेहतर टीमों से जो मैचेस हारा है पाकिस्तान, उसमें यही 1-2 गलतियां होती हैं जिसके बाद फिर वापस आने का मौका नहीं मिलता। तो ये नवाज, शादाब और पाकिस्तान की इस टीम में आपके पास नंबर 4 के बाद तो आपका कोई स्पेशलिस्ट बैटर है ही नहीं। 4 बैटर हैं जिनके ऊपर टीम खेल रही है, स्पेशलिस्ट बैटर वही हैं, बाकी सब ऑलराउंडर्स हैं। उस्मान खान से शुरू होकर आखिरी नंबर तक, वो सलमान मिर्जा है या शाहीन है या कोई भी है, वो सारे के सारे उसको आप ऑलराउंडर्स ही कहें। तो सलमान ने रन की विकेटें नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए जो एक उम्मीद सी है वो यही है कि हमारे स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए कुछ कर दें। वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो टॉप टीम्स के अगेंस्ट इन स्पिनर्स को ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो भी देखने वाली चीज है, क्योंकि रीसेंट पास्ट में तो नजर आया कि ये उतना अच्छा स्पिनर्स हमारे बेहतरीन टीमों के खिलाफ भी नहीं कर पाए हैं। तो अब जो इस वर्ल्ड कप में एक उम्मीद है वो यही है कि ये शादाब चल जाएं, नवाज चल जाएं, बॉलिंग में टाइम चल जाएं, उस्मान तारिक चल जाएं, तो ये लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में नॉकआउट सीरीज तक, या फिर जो ट्रॉफी का ख्वाब है वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल तो वही है ना कि हमने ट्रॉफी जीतना है। तो उसमें ये चीजें नजर आती हैं। बाकी ये किसी को ऊपर कर दें, किसी को नीचे कर दें, सब एक जैसे ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। वो ख्वाजा नाफे की बड़ी बात इसलिए हो रही है, जो आपका भी सवाल है, क्योंकि वो प्लेइंग 11 में नहीं आता ना। वो प्लेइंग 11 में आ जाएगा 2 मैचों के बाद, ये शुरू हो जाएगी यार ये ख्वाजा नाफे क्यों है। तो ये क्यों है ख्वाजा नाफे, ये कहाँ से आ गया? जब ये 3 मैचेस में नाकाम होगा फिर लोग इसके स्टैट्स खोलेंगे, वो इसके तो सिर्फ 250 रन है, वो ये पाकिस्तान टीम में कहाँ से आ गया? वो ये हांगकांग में खेला था, वो सुपर सिक्सेस जो हांगकांग टूर्नामेंट था ना, किसी टाइम में वो मतलब है कि एक फन क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट के तौर पर। और वहां से आप टीमों में ले लेते हैं, T10 से आप अपनी टीम में ले लेते हैं प्लेयर्स, और फिर ये तवक्को करते हैं कि लोग उसकी हिमायत भी करें। तो ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे क्रिकेटर हैं ख्वाजा नाफे, लेकिन जब आप एक प्रोसेस तोड़ते हैं ना तो आप एक पूरी की पूरी जनरेशन को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि ये टीम में आने का तरीका है। तो प्रोसेस रहना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू रहे और उसके लिए लोग एफर्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता। अहमद कुरैशी साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जो हमने पोजीशनिंग की अभी बात कर रहे थे, ख्वाजा नाफे की बात हुई, उस्मान की बात हुई, क्या कहते हैं आप इस पर? देखें, उस्मान खान की इंक्लूजन का तो कोई सर पैर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ठीक है, वही बात आती है कि उन्होंने एक एहसान कर दिया है कि उन्होंने यूएई वाली कुर्बानी दे दी पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो कुर्बानी दिए हुए भी मेरे ख्याल में ज़माना हो गया है, और उस ज़माने से लेके इस ज़माने तक अभी तक उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। कोई एक 2 मैचेस भी ऐसे नहीं है जो उन्होंने अपनी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग से
पाकिस्तान को मैचेस जिताए हों। तो आई थिंक कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ आप एक प्लेयर को इतने मौके दे रहे हैं कंसिस्टेंटली फेल होने के बावजूद, दूसरी तरफ आपने ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर जिसने चलो इक्का दुक्का मैच ही खेले हैं लेकिन उसमें एक पोटेंशियल नजर आया है कि वो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकता है, उसको बाहर बिठाया हुआ है। मेरे ख्याल में तो आपने अगर उस्मान खान को वर्ल्ड कप में लेके जाना था तो फिर मोहम्मद रिजवान से लाख गुना बेहतर था। और ये था कि उसके ऊपर थोड़ी सी आप डिपेंडेंसी रख सकते थे कि अगर उस पर हम डिपेंड करें खासतौर पे रन चेज में, या अगर कहीं पार्टनरशिप की जरूरत है तो रिजवान हमारे लिए क्लिक कर सकता है, लेकिन उस्मान खान का तो कुछ समझ नहीं आता। तो ये फिर खास तौर पे मुझे ज्यादा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन इस वजह से होती है जब बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, जब आपको अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 या बेस्ट पॉसिबल जो आपका स्क्वाड है उसको तश्कील देना चाहिए, तो फिर आप जब इस तरह की एक दो भी प्लेयर जो कि मिसफिट मैं समझता हूँ होते हैं टीम में, उनकी परफॉर्मेंस से फिर पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। आप कल भी देखें कि उस्मान खान को देख लें, आप कल भी या इससे पहले भी मैचेस में, तो उनकी कोई सॉलिड टेक्निक नहीं है, उनका बैट कहाँ जा रहा होता है, उनकी बॉडी कहाँ जा रही होती है, उनका जो फुटवर्क है वो बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में उन पे तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये अगर उन्होंने इक्का दुक्का पीएसएल में इनिंग्स ना खेली होती या उन्होंने ये कुर्बानी ना दी होती पाकिस्तान के लिए, अगर कोई और प्लेयर होता तो शायद वो हैदर अली या फिर आजम खान की तरह एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो जाता। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस बॉलिंग डिपार्टमेंट पे बात करते हैं। 4 ओवर 42 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, शाहीन शाह अफरीदी दी प्रीमियम फास्ट बॉलर। उसके बाद उस्मान तारिक ने 4 ओवर कर 27 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया है और इनके एक्शन पे एक मरतबा फिर पूरे ग्राउंड में बात हो रही थी, कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, लेकिन उस्मान तारिक ने कहा कि अब मैं क्या करूं, गले में लिख के लटका लूं कि जनाब मेरा एक्शन लीगल है। आईसीसी ने 2 दफा टेस्ट करवाकर इसको लीगल करार दिया है, इसके बावजूद अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो कल शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब 4 ओवर्स करवाए, 42 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया, और वो हमें पता है कि किस तरह से आउट किया गया, जो सूरत हाल बनी रही। साइम अयूब ने 1 ओवर कराया, 11 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं करवाया। अफरार अहमद ने 4 ओवर करवाए, 30 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, और मोहम्मद नवाज ने जनाब 3 ओवर करा के 21 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। शादाब खान ने कल इनका अच्छा दिन था विद द बैट एंड विद द बॉल, 4 ओवर 26 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और उसके बाद आए जी उस्मान तारिक। अगर ख्वाजा नाफे इनका कैच ना छोड़ते तो इनके 4 आउट होते, लेकिन ये है कि उन्होंने 4 ओवर 27 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो अहमद कुरैशी साहब, उस्मान तारिक को हमने रखा हुआ था इंडिया वाले मैच में कि जरा ये सरप्राइजिंग एलिमेंट, उससे पहले हमने यूएसए के अगेंस्ट इनको उतार दिया मैदान में, नीदरलैंड के खिलाफ चाहिए था, वहाँ पर हमने किया नहीं। तो क्या ख्याल है, अब उस्मान तारिक को रीड कर लिया, उस्मान तारिक के एक्शन के बारे में भी बात की जा रही है कि लीगल है, वो हालांकि बारहा दफ़ा कह चुके हैं, आईसीसी कह चुके हैं एक्शन लीगल है। क्या आखिर वो करे कि इसका पता चल जाए कि भाई एक्शन वाकई लीगल है? अभी तो वो आईसीसी में टेस्ट देंगे तो वहां पता चलेगा कि लीगल है या नहीं। 2 दफा दे चुके हैं ना, आईसीसी ने उनको क्लियर कर दिया। अच्छा, आज मेरी नजर से हमजा एक प्रेस रिलीज गुजरी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसमें तो ये मेंशन था कि उनका टेस्ट आज होना था, मेरे ख्याल में वो हो गया है, और उसके बाद फिर वो आई गेस क्लियर हो गए हैं। तो फिर इंडिया को बड़ी तकलीफ थी उस्मान तारिक से, क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनसे शायद उस्मान तारिक खेले ना जाएं, और इंडिया को रविचंद्रन अश्विन या केदार यादव नहीं नजर आता, उनको उस्मान तारिक नजर आ गए। तो आई थिंक ये जितना वेला इंडिया से मचा इतना किसी और मुल्क से तो मैंने नहीं सुना, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक आध प्लेयर ने शायद इस पे सवाल उठाया था। तो आई थिंक अगर आईसीसी अगर क्लियर कर देता है किसी प्लेयर को तो फिर तो किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि उस्मान तारिक जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, चाहे वो पॉज लेके करते हैं या फिर उनके पास जो एक वैरायटी है, उसको खेलना आसान नहीं होता। और हमने देखा है कि उनके अगेंस्ट बड़े बड़े हिटर्स या बड़े बड़े बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं, आइदर इट्स फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट, डिफरेंट लीग्स, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। शाहीन की आप बात कर रहे थे, तो देखिए सेम केस है शाहीन का उस्मान खान वाला। इस वक्त मुझे लगता है कि वो मिसफिट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कोई उनकी लाइन लेंथ नहीं है। हारिस रऊफ की वो माशाल्लाह से ठीक ठाक कमी पूरी कर रहे हैं। और अभी अहमद सईद साहब या हाफिज साहब बात कर रहे थे कि क्या अगर उनको एक आधा अच्छा ओवर और मिल जाता तो शायद वो चेस डाउन कर जाते यूएसए वाले। तो हारिस रऊफ नहीं थे ना, अगर वो होते तो फिर एक अच्छा ओवर मिल जाता उन्हें और वो चेस डाउन कर लेते।
तो मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा एक बेहतर ऑप्शन है, सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, उसने परफॉर्म भी किया है, तो उसके साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि उसको बाहर बिठा दे। फिर फहीम अशरफ बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी समझ से बाहर। आई थिंक कि इन 2 मैचेस में नीदरलैंड वाले और यूएस वाले में फहीम अशरफ से भी बॉलिंग करानी चाहिए थी, ताकि अगर इंडिया के अगेंस्ट हमें उसकी बॉलिंग की जरूरत पड़ती तो वो अच्छे रिदम में होता। लेकिन लेट्स सी अब, क्योंकि ऐसा मैच है जो हम सब चाहते हैं, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तान एक विन विन सिचुएशन में रहा, बांग्लादेश के लिए भी विन विन सिचुएशन थी, तो अब ऑल इज वेल व्हेन द एंड इज वेल, और आई होप कि एंड पाकिस्तान की जीत पे हो। इंशाल्लाह जी, एंड पाकिस्तान की जीत पे होना चाहिए और ऐसा होगा भी। 15 फरवरी मैच जो है ना, अभी 4 दिन है, पाकिस्तान टीम जो है नेट प्रैक्टिस करेगी। अगर हम एनसीए में नेट प्रैक्टिस आके प्लेइंग 11 में ला सकते हैं तो जो प्लेयर्स अभी नहीं परफॉर्म कर वो नेट प्रैक्टिस में करके प्रैक्टिस करके तो इंडिया के खिलाफ भी खेल सकते हैं। इस पर फर्दर भी बात करेंगे। पीएसएल की ऑक्शन हुई है, महंगे तरीन खिलाड़ी जो है नसीम शाह 8 करोड़ गालिबन 60 लाख में बिके। कल के शो में इस पर हम बात करते हैं इस ऑक्शन बारे, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।